हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हेलो 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 हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन लक्ष्य नीट बैच में। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। टुडे इज लेक्चर नंबर 7, राइट। टुडे इज लेक्चर नंबर 7। छोटे छोटे लेक्चर हुए सेमीकंडक्टर में, नहीं ज्यादा बड़े लेक्चर नहीं हुए, छोटे छोटे लेक्चर हुए। और आज का लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा ही लेक्चर होगा आज, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से 3 टॉपिक आपके बचे हैं। उसके बाद ये टॉपिक चैप्टर पूरी रामायण गाथा महाभारत सब खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बात है, हम पढ़ेंगे आज, सब शुरू करेंगे। जो आपका पहला टॉपिक है वो है फोटो डायोड। फोटो डायोड। उसके बाद है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद है सोलर सेल, और फिर रेनबो। फिर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है। और मिस विस करने वाली बात नहीं है, आपकी लेक्चर भले ही 12th का सिलेबस खत्म हो रहा है, लेकिन क्लासेस चलना बंद नहीं होगा, क्लासेस चलता रहेगा। और वही वीक में 3 क्लासेस आती रहेगी, 11th का रिवीजन, 12th का रिवीजन, ये पैरेलली चलता रहेगा जब तक आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं हो जाते, और जब तक आपके नीट का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक उसी इंटेंसिटी से क्लास चलता रहेगा जैसे चल रहा था, है ना। हो सकता है बीच में 1 आध 2 दिन की छुट्टी हो। सिलेबस आपका मोटा मोटा खत्म हो चुका था 10 दिन पहले ही, लेकिन मैं थोड़ा छुट्टी पे था, इसलिए रेगुलर क्लास नहीं ले पाया। फिर तबीयत खराब हो गई, है ना, किस्मत और शरीर दोनों ही साथ नहीं दे रहा था, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, लाइव चलती रहेगी, क्या बात कर रहे हो। लाइव में थोड़ी सी मतलब इंटरेक्शन हो जाता है, उस हिसाब से ठीक रहता है। वैसे कंटेंट के मामले में रिकॉर्डेड अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मान लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था, लाइट जब लाइट फॉल्स ऑन अ कंडक्टर then electron is emitted, electrons are emitted। इस फेनोमेना का क्या नाम है, इस फेनोमेना का क्या नाम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। क्या नाम इसका, लाइट फॉल्स ऑन अ कंडक्टर then electrons are emitted, this is called photoelectric effect। कंडक्टर पे अगर लाइट फॉल करता है तो उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बताइए, जब लाइट फॉल्स करता है कंडक्टर पे तो उसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है भाई। अगर यही लाइट सेमी कंडक्टर पे फॉल करे, सेमी कंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड, सेमी कंडक्टर जो पीएन जंक्शन डायोड है ना, डायोड भी फॉल करे तो क्या होगा, तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। when light falls on a conductor then electrons are emitted, that is called photoelectric effect। when light falls on a semiconductor मतलब pn junction diode, then electron hole pair electron hole pair created, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएटेड। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा। इसमें निकलेगा नहीं लाइट, इसमें लाइट सॉरी लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यहाँ तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, फिर होल है। तो सेमीकंडक्टर में अगर गिरता है इलेक्ट्रॉन लाइट, तो वहां से जो फोटोन गिरेगा, लाइट मतलब टेनी पार्टिकल फोटोन, फोटोन गिरेगा तो उस फोटोन से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। अब मुझे एक बात बताओ, जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्या उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। आप कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट
फिर क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितना ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ फोटोन उतने ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर उतना बाहर निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर उतना बाहर निकलेगा। देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या सही है क्या? हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा निकलेगा ना, कंडक्टर होता तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलता, सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बनेगी। और इलेक्ट्रॉन होल पेयर में जो इलेक्ट्रॉन बनता है कौन सा चार्ज कैरियर होता है? माइनॉरिटी। डोपिंग से होता है वो मेजॉरिटी होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बनता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। अब मान लो मुझे लाइट की इंटेंसिटी मेजर करनी है, अगर मान लो मुझे लाइट की इंटेंसिटी मेजर करनी है, तो लाइट की कितनी इंटेंसिटी है, क्या मैं वो पीएन जंक्शन डायोड पे उस लाइट को फॉल करा के उसकी इंटेंसिटी मेजर कर सकता हूं? सर कर सकते हो। लाइट की कितनी इंटेंसिटी है ये पता करने के लिए अब देख के तो पता कर नहीं सकते, एक काम करिए, लाइट को सेमीकंडक्टर पे फॉल कराइए, सेमीकंडक्टर पे फॉल कराइए, और जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे उतनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी। प्रोपोर्शनलिटी साइन से तो पता कर ही सकते हो कि इस लाइट की इंटेंसिटी कितना ज्यादा है। जो लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, जिस लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उसमें फोटोन उतने ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। क्या इलेक्ट्रॉन होल पेयर को मेजर करके हम कर सकते हैं? हाँ। इलेक्ट्रॉन होल पेयर कैसे मेजर करेगी? तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर से जो करंट बनेगा उसको मेजर कर लो, जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा चार्ज कैरियर, जितनी ज्यादा चार्ज कैरियर उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। इसी पर बेस्ड एक हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इस फोटो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे पहला जो आपका सर्किट है वह फोटो डायोड। क्या है बेटा? फोटो डायोड। अब नाम से पता चल रहा है, फोटो मतलब फोटॉन्स, डायोड मतलब वो डायोड जो फोटॉन्स को मेजर कर दे, जिसका नाम है फोटो डायोड। कितना सुंदर नाम है यार, फोटो डायोड। क्या बोलो? फोटो डायोड। फोटो डायोड मतलब वो डायोड जो फोटोन के नंबर को मेजर कर दे। फोटो डायोड एक ऐसा डायोड होता है यूज टू डिटेक्ट सिग्नल, है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। एक ही बात हो गया दोनों। ईएम वेव वही तो हम फोटोन का कलेक्शन मानते हैं। टॉपिक नेम टॉपिक नेम बता दिया बेटा। ये जनरल फिनोमेना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है? जब लाइट कंडक्टर पे फॉल करता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जब लाइट सेमी कंडक्टर पे फॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वहां पे क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। और इलेक्ट्रॉन होल पेयर उतनी ज्यादा बनेंगे जितने ज्यादा फोटोन होंगे, जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जितने ज्यादा फोटोन होंगे, जितने ज्यादा फोटोन होंगे, जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। तो उल्टा काम करता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर मेजर करके, इलेक्ट्रॉन होल पेयर मेजर करके मैं लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर लूंगा। तो नाम ही इसका है देखो, फोटो डायोड। फोटो डायोड यूज टू डिटेक्ट, बताओ क्या लिखा है? फोटो डायोड यूज टू डिटेक्ट सिग्नल, मतलब इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल। कनेक्टेड इन रिवर्स वाइज, कनेक्टेड इन रिवर्स वाइस। इसको रिवर्स वाइस में जोड़ते हैं। क्यों रिवर्स वाइस में जोड़ते हैं? सर रिवर्स वाइस में इसलिए जोड़ते हैं, अगर फॉरवर्ड वाइस में जोड़ेंगे तो डिफ्यूजन करंट बहेगा, तो उसमें जो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना है उसको तो गिन नहीं पाओगे ना। इट मेजर इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। देखो ये क्या मेजर करता है? इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल मेजर करता है। इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम आउट ऑफ द डायोड ड्यू टू फॉलिंग ऑफ लाइट, बट इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएटेड, एंड दैट इलेक्ट्रॉन होल पेयर moves due to electric field, moves due to internal electric field, moves due to internal electric field। देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम आउट ऑफ द डायोड। बताओ ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा? क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ना जो इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर निकल जाए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम आउट ऑफ डायोड ड्यू टू फॉलिंग ऑफ लाइट, बट इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा, एंड दैट इलेक्ट्रॉन होल पेयर मूव ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, मूव ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फॉर्म माइनॉरिटी करंट, फॉर्म्स माइनॉरिटी करंट क्या फॉर्म करता है? माइनॉरिटी करंट फॉर्म करता है। और वो माइनॉरिटी करंट जितना ज्यादा बहेगा
इंटेंसिटी उतनी ज्यादा रही होगी सिग्नल की। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनॉरिटी करंट। माइनॉरिटी करंट, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनॉरिटी करंट। देखो होता क्या है, ये तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड है, ये तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड है, ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये है एन टाइप। यहां पे बहुत सारे होंगे फ्री होल, यहां पे बहुत सारे होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां पे होंगे पॉजिटिव आयंस, यहां पे होंगे नेगेटिव आयंस। ये समझते हो बेटा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा। अब होगा क्या कि जब यहां से लाइट फॉल किया तो इस लाइट से ये लाइट फॉल करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लाइट मिलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्रिएट होगा। इलेक्ट्रॉन किधर भागता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भागेगा और होल उसके डायरेक्शन में भागेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन और होल भागेगा तो एक करंट बनेगा, उस करंट को यहां पे एमीटर लगा के मेजर कर लो। अब बताओ, जितनी ज्यादा करंट मतलब उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन भागे होंगे, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन भागेंगे जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी। तो लाइट की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनॉरिटी करंट, बात खत्म। अब अगर इसको तुम फॉरवर्ड वाइज बैटरी लगा दो तो फॉरवर्ड वाइज बैटरी लगाते ही क्या होगा? माइनॉरिटी करंट बहेगा कि मेजॉरिटी करंट बहेगा? सर लाइट से तो दो चार इलेक्ट्रॉन बनेंगे, लेकिन जो पहले से इलेक्ट्रॉन इधर भरा पड़ा है वो तो फॉरवर्ड वाइज में दौड़ के भागेगा, तो मेजॉरिटी करंट बहेंगे। उस मेजॉरिटी करंट में माइनॉरिटी की कोई औकात नहीं है, तो मेजर नहीं कर पाओगे। अब ये नहीं कह सकते कि जो करंट आया है वो लाइट के फोटोन से इलेक्ट्रॉन बना है उसके वजह से करंट आया, नहीं, वो तो मेजॉरिटी करंट बनेगा, उसको तो मेजर ही नहीं कर पाओगे। तो बताओ, क्या इसको फॉरवर्ड वाइज में जोड़ के काम चला सकते हैं? नहीं। तो फिर नो बाइस में भी तो जोड़ के काम चला जाता है। हाँ, नो बाइस में जोड़ोगे तो काम चलेगा, लेकिन अगर रिवर्स बाइस में जोड़ोगे तो रिवर्स बाइस में मेजॉरिटी वैसे ही बहता नहीं है। रिवर्स बाइस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बैटरी का, और जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बनता है वो मूव ही कर जाएगा, रिकंबाइन नहीं होगा। क्यों? मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बनता लाइट के फॉल करने से। अब लाइट के फॉल करने से एक इलेक्ट्रॉन बना, वो जाके किसी होल में समा जाएगा, क्योंकि यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं कि इलेक्ट्रॉन को कोई मूव कराए। सोचो सोचो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन बना भी तो जाके होल में मिल जाएगा। यहां पे मान लो इलेक्ट्रॉन बना एक एक्स्ट्रा और एक होल बना, तो उस होल में कोई इलेक्ट्रॉन समा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन और होल बनना वो लाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन वो तो रिकंबाइन भी हो सकता है तुरंत। उस इलेक्ट्रॉन और होल को मूव कराना फिर जिम्मेदारी किसकी है? बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन होल पेयर भागेगा? नहीं। और इलेक्ट्रॉन होल पेयर भागेगा नहीं, डायरेक्शनल मोशन नहीं हो तो करंट आएगा नहीं? करंट नहीं आएगा। जब तक करंट नहीं आएगा तो आप पता कैसे करोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने थे? देखो देखो देखो, ये तुम्हारा करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाते, ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। ये करंट आया, देखो I1 करंट आया, तो वो लोग इंटेंसिटी कुछ I1 नॉट रही होगी। ये I2 करंट आया, तो वो लोग ये यहां पे करंट मान लो, ये I1 करंट है, ऐसे मान लो I1, ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये देखो I3 करंट है। इस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग देखो इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा करंट फ्लो कर रही है उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। और ये हम लो डोप सेमीकंडक्टर में करते हैं। क्यों? क्योंकि लो डोप सेमीकंडक्टर में क्यों करते होंगे, तुम रीजन बता सकते हो थोड़ा? तुम खुद सोच के बताओ कि फोटो डायोड जो बनाते हैं वो लो डोप सेमीकंडक्टर से बनाते हैं, क्यों? क्यों बनाते हैं बताओ? लो डोप सेमीकंडक्टर से क्यों बनाते हैं, बोलो? लो डोप सेमीकंडक्टर से क्यों बनाते हैं बताओ? लो डोप सेमीकंडक्टर्स क्यों बनाते हैं बताओ? बताओ। बताओ, लो डोप सेमीकंडक्टर से क्यों बनाते हैं बताओ?
विड्थ ज्यादा रहे, ओके, उससे क्या होगा? सबसे पहली बात, लो डोप सेमीकंडक्टर करेंगे तो लो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, और मुझे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे जो करंट बनेगा वो माइनॉरिटी से बनेगा, और माइनॉरिटी उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा लाइट का फोटोन गिरेगा, जितना ज्यादा लाइट का फोटोन गिरेगा इलेक्ट्रॉन उतना बनेगा, तो वही इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है, हमें मेजॉरिटी करंट चाहिए ही नहीं। और जो विड्थ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग लेवल होता है, तो डोपिंग लेवल जैसे कम रखेंगे तो विड्थ ज्यादा होगा, और विड्थ ज्यादा होने से फायदा यह है, विड्थ ज्यादा होने से फायदा यह है कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी का है वो तो पूरे क्रिस्टल में होगा, लेकिन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ इसी रीजन में होगा। अब जब यहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बैटरी का है, कम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कंबाइंड भी हो सकता है, लेकिन इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी का भी है और इंटरनल भी है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जैसे ही बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को तुरंत पीछे खींचेगा, होल को तुरंत आगे फेंक देगा। इसलिए जितनी ज्यादा चौड़े रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रह पाएगा उतना अच्छा है ना, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बनेगा वो अच्छे से कौन मूव कर सकता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, मान ले एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बना, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर अच्छे से मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर अच्छे से मूव करेगा कि डिप्लीशन रीजन वाला करेगा, डिप्लीशन रीजन, और डिप्लीशन रीजन जितना चौड़ा होगा, डिप्लीशन रीजन जितना चौड़ा होगा, थिक होगा, उतना ज्यादा अच्छा है ना मेरे लिए, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड में ही अच्छा माइनॉरिटी करंट बनता है। सोचो, अच्छा माइनॉरिटी करंट बनता है। तुमको समझ में आया? एनसीईआरटी के 1.5 पेज में लिखा है, लेकिन 10 बार पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा चीजें क्यों किया है। बताओ ये क्या करता है? सर इंटेंसिटी को मेजर करता है। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन, और नंबर ऑफ फोटोन को कैसे मेजर करता है? करंट मेजर करके। करंट मतलब नंबर। बताओ फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड का फील आ गया तो आग लगा दो, तो सीधी सी बात है। इंटेंसिटी मेजर करने के लिए हमें करंट मेजर करना पड़ेगा। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन, करंट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितनी फोटोन आएगी उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगी। इलेक्ट्रॉन बनेगी वो है फोटोन पे डिपेंडेंट, लेकिन भागेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इसीलिए हम यहां पे इसको रिवर्स वाइस में जोड़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा होगा उतना तेज भागेगा। ये इंटेंसिटी मेजर करता है। इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा माइनॉरिटी करंट। लो डोप इसलिए करते हैं क्योंकि बिट्स ज्यादा, विड्थ ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ज्यादा रिकॉम्बिनेशन, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में भागने की प्रोबेबिलिटी होगी। फॉरवर्ड वाइज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फॉरवर्ड वाइज करेंगे तो मेजॉरिटी भागेगा, मेजॉरिटी हमें मेजर करना नहीं है। बताओ बताओ बताओ। बोलो बोलो मियाँ। बताओ, एक काम करो, ब्लैंक पेज लो और फोटो डायोड के बारे में 5 7 10 बातें लिखो। और तुम कितना लिख पाते हो बताओ? एक ब्लैंक पेज लो और फोटो डायोड के बारे में 10 बातें लिखो। लिखो ना, अभी के अभी खत्म करो। एक बढ़िया तरीका ढूंढना है हमने। फोटो डायोड के बारे में 10 बातें लिखो। बताओ फोटो डायोड क्या करता है? बताओ सबसे पहले बताओ क्या करता है, बता क्या करता है। दूसरी बता इसको कौन सी वाइसिंग में जोड़ते हो। तीसरी बताओ कि इसका ग्राफ कैसा बनाते हो। चौथी बात बताओ कि करंट किस पे डिपेंडेंट होता है। अच्छा, इसका सिग्नल भी एक सिंबल भी होता है, सिंबल बनाना भूल गए। इसका सिंबल भी होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में डायरेक्टली सिंबल ही पूछ लेगा तुमसे। सिंबल ये होता है सिंपल सा डायोड और उस पे 2 ऐसे लाइट निकलता हुआ, ऐसे लाइट निकलता हुआ। लाइट लिखना जरूरी नहीं, फील आना चाहिए फोटोन निकल रहा है, तो फोटो डायोड हो गया। नहीं, लाइट फॉल करता हुआ, सॉरी, इस पर लाइट फॉल करता ना बे, लाइट फॉल करता हुआ, ये ऐसा, ये सिंबल है, ये पूरा सिंबल का पार्ट है, लाइट फॉल करता हुआ। बताओ, तो यूज टू डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल। ये कैसे से वाइसिंग में जोड़ते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, लिखो। रफ पेज में लिखना भाई, रफ पेज में लिख, रफ पेज में लिख।
वेब पेज में लिखिए, लो डोप में करता है बिल्कुल। सिंबल देख लीजिए, इसका सिंबल देख लीजिए, ग्राफ देख लीजिए, सिंबल भी देख लीजिए। मतलब क्या क्या लिखोगे? लो डोप सेमीकंडक्टर कनेक्टेड इन रिवर्स बाइस कंडीशन, क्लियर? एलईडी, लाइट इमिटेड डायोड। एक बात बताओ, जब लाइट फॉल किया था तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ था, है ना? लाइट के फॉल होने से, लाइट के फॉल होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ। क्यों क्रिएट हुआ? तो लाइट अपने अपनी एनर्जी दी, लाइट ने अपनी एनर्जी दी, तो लाइट के फॉल होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइंड होगा तो लाइट निकलेगा। क्या इसका इनवर्स भी ट्रू है? क्या इसका इनवर्स भी ट्रू है कि जब फोटोन गिरा तो फोटोन का एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, इलेक्ट्रॉन कूद के भाग गया। तो जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइंड होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइंड होगा तो क्या वहां से फोटोन निकलेगा? बताओ, क्या वहां से फोटोन निकलेगा? यस, बिल्कुल निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? जब एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर खत्म होगा, ग्राफ समझा दीजिए। ग्राफ तो रिवर्स वाइज का ग्राफ बना है बेटा, रिवर्स वाइज में ऐसा ही बनता है। अच्छा, ये नहीं बोला मैंने, रिवर्स वाइज में कैसा ग्राफ बनता है बताओ? ग्राफ जितने लोग समझ में आए कमेंट बॉक्स में आग लगे। बेटा रिवर्स वाइज में तो ऐसा ही ग्राफ मिलता है, और ब्रेक डाउन पे हम इसको लेके गए नहीं है, ब्रेक डाउन पे लेके गए नहीं है। सिंपल इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहा है, उसको भगा रहे हैं, बस ये देखो। और इलेक्ट्रॉन होल पेयर में बॉन्ड जो टूटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से टूटा है कि लाइट के फोटोन से बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन होल बना है? लाइट के फोटोन से। तो ब्रेकडाउन पे तो लेके जाना नहीं है, सिंपल सी बात है, रिवर्स वाइज पे बनेगा। तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि जब इसको हम फॉरवर्ड वाइज में जोड़ते हैं, किसमें जोड़ते हैं? फॉरवर्ड वाइज में। तो फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो भाग के होल से रिकंबाइंड हो सकता है। तो जो अपनी ये इलेक्ट्रॉन एक हायर काइनेटिक एनर्जी लेके जब बॉन्ड बना लिया, तो उसकी एनर्जी कम हो गई। क्यों नहीं कम होगी? जब इलेक्ट्रॉन को फॉरवर्ड वाइज में जोड़ोगे, जब सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड वाइज में जोड़ोगे, तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेके भागा है, और वो काइनेटिक एनर्जी लेके जब भागा, उसकी एनर्जी ज्यादा थी, अब जाके वो बॉन्ड बना लिया, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइंड हुआ, रिकंबाइंड, देन एनर्जी इमिटेड, देन एनर्जी मतलब लाइट, फोटोन इमिटेड, फोटोन इमिटेड, एनर्जी लाइट फोटोन इमिटेड। अब वो फोटोन हमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो डिपेंड करता है कि कितनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके गया था। जैसे मैं बात करूं सिलिकॉन, जर्मेनियम की बात करूं, तो जर्मेनियम का जो बैंड गैप होता है ना, वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन। तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वहां से फोटोन निकलता है जो हमें दिखेगा नहीं। फिर जर्मेनियम, आर्सेनिक नहीं, सिलिकॉन का जो बैंड गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी विजिबल रीजन में नहीं आता। GaAs, गैलियम आर्सेनाइड, इसका जो बैंड गैप होता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पक्का विजिबल रीजन में आता है। इसीलिए हम जो बनाते हैं एलईडी क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, फॉर्म्ड यूजिंग गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर। बना तुम जर्मेनियम से सकते हो, सिलिकॉन से सकते हो, लेकिन जर्मेनियम से जो फोटोन निकलेगा दिखेगा नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी विजिबल रीजन में नहीं होगी। सिलिकॉन से जो फोटोन निकलेगा वो दिखेगा नहीं, गैलियम आर्सेनाइड से जो फोटोन निकलेगा वो विजिबल रीजन में होगा, इसलिए हमें दिखेगा। ठीक है? तो यूज्ड इन फॉरवर्ड वाइज कंडीशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन कराना है, तो इसमें हम क्या चाहते हैं? इसको फॉरवर्ड वाइज में जोड़े, और फॉरवर्ड वाइज में जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, डोपिंग हाई रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा डोपिंग हाई होगा उतना ज्यादा तुम्हारा चार्ज कैरियर होगा, जितना ज्यादा चार्ज कैरियर होगा उतना ज्यादा इसका क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा, उतनी ज्यादा फोटोन निकलेगा। फोटोन इमिटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन को लिखा, बस हो गया। इसका सिंबल कैसा बनता है?
तो ये फोटो डायोड का जस्ट उल्टा है। इसमें क्या होगा, ऐसा सिंबल बनेगा, फोटोन निकलता हुआ। ये क्या था, फोटोन का गिरता हुआ। ये फोटो डायोड, फोटो डायोड। और ये क्या है, एलईडी। ये एलईडी और ये फोटो डायोड। सर्दी हो रहा है बेटा, इसलिए आवाज को ऐसा लग रहा होगा और बहुत मतलब बेकार सा हुआ है। हम्म। ठीक है, तो यही वो एलईडी है जो चाइनीज एलईडी जो आप दिवाली में खरीद के लाते हो, वही एलईडी है ये वही एलईडी है। अच्छा, ये एलईडी को जब आप कनेक्ट करोगे तो ये कभी भी चमक जाएगा कि नी वोल्टेज के बाद चमकेगा, क्योंकि आपने इसको कैसे जोड़ा है, फॉरवर्ड वाइस पे, तो नी वोल्टेज के बाद ही चमकेगा ना ये। कभी भी करंट फ्लो करने लगेगा, डिफ्यूजन स्टार्ट होगा कि नी वोल्टेज के बाद होगा। तो देखो ऐसे बनेगा ये ग्राफ, और अलग अलग कलर के लिए अलग अलग करेगा। जैसे विवग्योर की बात करेंगे तो रेड कलर की पहले निकलेगा विवग्योर, ऐसे निकलेगा, ये रेड पहले आएगा, क्योंकि रेड के फोटोन को निकालना आसान है ना। रेड का फोटोन सबसे कम एनर्जी का होता है, तो कम पोटेंशियल पे रेड निकलेगा। उसके बाद बैगन कलर सबसे लास्ट में निकलेगा। यहां पे लिख लो ना, मैं बताता हूं क्यों, या कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा तो एक्सप्लेन करें। VIBGYOR, ऑरेंज। ऑरेंज जैसा कोई चीज है नहीं, ऑरेंज खा गया हमने, अच्छा था तो ऑरेंज, ये रहा तो ऑरेंज, ऑरेंज। तो रेड के बाद ये ऑरेंज, और ऑरेंज के बाद येलो, 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 येलो के बाद ग्रीन, लो भाई ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, लो भाई ब्लू, ब्लू के बाद इंडिगो, वॉयलेट, ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बना बताओ। VIBGYOR, ऐसा क्यों बना, तो रेड की एनर्जी सबसे कम होती है, तो उसके फोटोन जो निकलेगी कम पोटेंशियल पे निकलेगी। ऑरेंज की थोड़ा ज्यादा, ग्रीन की और ज्यादा, येलो येलो ज्यादा, ग्रीन और ज्यादा, इंडिगो, वॉयलेट, ऐसे निकलेगा। ये ग्राफ बनेगा इसका। और ये कैसे जोड़ा है, फॉरवर्ड वाइस में। फॉरवर्ड वाइस में क्यों जोड़ा है, तो जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन होगा, उतनी ज्यादा फोटोन निकलेगी। गैलियम आर्सेनाइड से क्यों बनाते हैं, जर्मेनियम सिलिकन से क्यों नहीं बनाते, तो जर्मेनियम सिलिकन से इसलिए नहीं बनाते क्योंकि जर्मेनियम सिलिकन के इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन से, अच्छा बताओ, जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि बैंड गैप 0.7 का है। मैं बताता हूं, जर्मेनियम का बैंड गैप कितना है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर तुम 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन टूट के ऊपर चला जाएगा और यहां पे होल बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 0.7 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन होगा तो कितनी एनर्जी निकलेगा, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सी बात है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ, अच्छा सर ये बात है क्या, हाँ। और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन निकलेगा वो हमें दिखेगा क्या, नहीं। विजिबल रीजन के फोटोन की एनर्जी बताइए कितनी होती है, विजिबल रीजन की फोटोन की एनर्जी बताइए कितनी होती है। ओहो, आपने बोला था 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में, हाँ, तो ये सबसे बेहतर दिखाई देगा, एकदम 1.5 इलेक्ट्रॉन।
ऐसा बनता है। अब बताओ एलईडी के बारे में 5 बातें। तो एलईडी के बारे में 5 बातें लिखो, मैं तुमको गाइड भी करता हूं। सबसे पहले इसका सिंबल लिखो, इसका काम लिखो, इसकी बाइसिंग लिखो ना, किस बाइसिंग में जोड़ते हैं, और हाई डोप लो डोप सेमीकंडक्टर कैसा जोड़ते हैं लिखो। चलो इसको कैसे जोड़ते हैं सर, फॉरवर्ड वाइस में, फॉरवर्ड वाइस में। इसका सिंबल क्या होता है सर, यहां से लाइट निकलता है, ऐसे सिंबल होता है। और इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन से फोटोन निकाला, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बाइंड रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन जनरेट फोटोन, जनरेट फोटोन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन जनरेट फोटोन। और हाई डोप में करते हैं, हाई डोप में करते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर, फॉरवर्ड वाइज जैसा बनेगा, बताओ। लो हो गया खत्म। कितने लोग लिख पाए बताइए, कितने लोग लिख पाए। नेक्स्ट इज सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है, कभी देखा है सोलर सेल तुम अपने गांव में, घरों में कभी देखा है सोलर सेल? वर्किंग सेम एज, वर्किंग सेम एज फोटो डायोड। इसका वर्किंग सेम एज फोटो डायोड होता है, फोटो डायोड जैसा काम करता है सर। तो इसको सोलर सेल क्यों कहते हैं भाई? फोटो डायोड में हम इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल मेजर करते हैं, इसमें इंटेंसिटी मेजर नहीं करते। इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएटेड, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएटेड ड्यू टू लाइट, और उस इलेक्ट्रॉन होल पेयर को हम इकट्ठा करके एनर्जी क्रिएट करते हैं, बस इतना। जैसे एक डायोड है आपका, और इस एक डायोड पे यहां पे फोटोन गिरा, देखो एक फोटो डायोड क्या करता है, एक फोटो डायोड क्या करता है कि बहुत लो वोल्टेज मेजर मतलब क्रिएट करता है। मतलब जैसे मान लो इस पे लाइट गिरा, तो इधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएगा और इधर होल इकट्ठा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, होल पॉजिटिव चार्ज, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। मान लो एक फोटो डायोड है, और इस फोटो डायोड में जब लाइट गिरा, और जब मैं इसको एक एमीटर से जोड़ूंगा, तब तो ये करंट फ्लो करेगा, तब तो ये करंट फ्लो करेगा। अगर मैं ना जोड़ू तो, यहां देख बेटा, सिंपल सी बात यहां समझ, एकदम यहां पे एकदम बेसिक बात समझ। जब डिप्लीशन रीजन पे लाइट गिरेगा तो क्या होगा, तू बोल। जब डिप्लीशन रीजन पे लाइट गिरेगा तो क्या होगा बता। जब डिप्लीशन रीजन पे लाइट गिरेगा तो बता क्या होगा। जब डिप्लीशन रीजन पे लाइट गिरेगा तो क्या होगा। जब डिप्लीशन रीजन पे लाइट गिरेगा तो क्या होगा बता, सिंपल सी एक बात बता। जब डिप्लीशन रीजन पे लाइट गिरेगा तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट भी होंगे, रिकंबाइन भी हो जाएंगे। नहीं सर रिकंबाइन नहीं होंगे, भागेंगे। बता क्यों भागेंगे, ये इलेक्ट्रॉन होल भागेगा क्यों, ये इलेक्ट्रॉन होल भागेगा क्यों। हाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन भी हो जाएंगे कि भागेंगे भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो क्रिएट हुए वो रिकंबाइन हो जाएंगे कि भागेंगे भी। इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन हो जाएंगे कि भागेंगे भी। इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन हो जाएंगे, भागेंगे भी। भागेंगे क्यों बताइए।
बताओ क्यों भागेंगे? तो भागेंगे इसीलिए क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको भगा देगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पे होल एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुआ नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। अब जब हम सिंपल वायर जोड़ देंगे तो वो भागेगा और करंट फॉर्म करेगा। अगर हम वायर नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा? सर वायर नहीं जोड़ोगे तो इकट्ठा हो जाएगा, वायर नहीं जोड़ोगे तो इकट्ठा हो जाएगा, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ डायोड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, लार्ज नंबर ऑफ डायोड connected in series to for large potential, series for large potential। जैसे एक मान लो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया 0.7 वोल्ट, ऐसे ऐसे बहुत सारे जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, ऐसे लार्ज ऐसे जोड़ दोगे। एंड देन कनेक्ट सच कॉम्बिनेशन in parallel for large current के लिए इसको हम पैरेलल जोड़ देते हैं। मतलब ऐसा जो हमने यहां पर जोड़ा है, ओह शिट, ऐसा जो हमने यहां पर जोड़ा है उसी तरीके का यहां पे हम बहुत सारा डायोड को सीरीज में जोड़ लिया, वैसा ही सीरीज में जोड़े हुए बहुत सारे डायोड को पैरेलल भी जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा पैरेलल जोड़ने से? क्या हो जाएगा पैरेलल जोड़ने से बताइए? क्या हो जाएगा पैरेलल जोड़ने से बताइए? क्या हो जाएगा पैरेलल जोड़ने से? मान लीजिए एक में करंट बह रहा 1 एम्पियर, पूरा एक सीरीज में बह रहा है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इससे बह रहा है, 2 एम्पियर इससे, 3 एम्पियर इससे, तो जितना ज्यादा जोड़ेंगे उतना ज्यादा करंट आएगा। हाँ, तो कभी आपने कहीं पे गांव देहात में लगा हुआ, कहीं शहर में सोलर सेल देखा है? ऐसा होता है, चेक चेक सा बना होता है, ऐसा बना होता है, चेक चेक सा। देखो मैं तुमको बना के दिखा, ऐसा होता है चेक चेक सा। देखा है आपने? नहीं देखा? बताइए। ऐसा होता है चेक चेक सा। कितने लोगों ने देखा है चेक चेक सा बना होता है सोलर पैनल? कितने लोगों ने देखा है सोलर पैनल चेक चेक सा बना होता है? ऐसा चेक चेक सा, ऐसा चेक चेक सा बना होता है। कितने लोगों ने देखा? जल्दी बताइए। कितने लोगों ने देखा है चेक चेक सा बना होता है? कितने लोगों ने देखा है चेक चेक सा बना होता है? जल्दी बता रहे। कितना कलरफुल बना रहा हूं मैं तेरे लिए, देख। ले, देखा है? तेरे घर में लगा है, ठीक है। वो चेक चेक्स में असल में ये डायोड लगे होते हैं। अब बता, है ऐसा डायोड लगा होता है बहुत सारा। हाँ, अब देखो सीरीज में करंट ऐड होता है कि वोल्टेज? सीरीज में करंट ऐड होता है कि वोल्टेज? सीरीज में करंट ऐड होता है कि वोल्टेज? बता। और देखा भी होगा तो इतना सुंदर वाला सोलर सेल देखा है मेरा, जैसे कलरफुल सोलर सेल। सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है कि करंट ऐड होता है कि दोनों ऐड होता है? सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है। करंट ऐड कैसे कर सकते हैं सीरीज में? सीरीज में मान ले यहाँ पे 1 एम्पियर है, यहाँ पे 2, यहाँ पे मान ले सब में एक एम्पियर हो रहा है, तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 एम्पियर बोल देगा? नहीं भाई, करंट तो सेम ही रहता है सीरीज में। सीरीज में क्या ऐड होता है? वोल्टेज। और पैरेलल में क्या ऐड होता है? वोल्टेज या करंट? वोल्टेज या करंट? पैरेलल में क्या ऐड होता है बता? वोल्टेज या करंट? पैरेलल में क्या ऐड होता है बता? पैरेलल में ऐड होता है वोल्टेज। पैरेलल में ऐड होता है बेटा वोल्टेज। क्या सही बात है? पैरेलल में ऐड होता है बेटा वोल्टेज। इसीलिए हम बहुत सारे इसको जोड़ देते हैं। अब मान ले कि बहुत सारे इसको जोड़ दिया और यहां पे पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, इसको लेकर के हमने सीधा ही इस तार को इस तार से कनेक्ट कर दिया, तो बताओ क्या होगा? जैसे सॉरी, जैसे यहां पे माइनस चार्ज, यहां पे प्लस चार्ज, सीधा ही तार से जोड़ दो तो बताओ क्या होगा? सीधा ही तार से जोड़ दो तो बताओ क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आएगा और स्पार्क फ्लो होगा। तो इसको कहते हैं कि आपने सीधा ही वायर से जोड़ दिया, मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिया, और शॉर्ट सर्किट करोगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। तो यहां पे एक एग्जिस्ट करता है ISC, शॉर्ट सर्किट मैक्सिमम करंट।
शॉर्ट सर्किट पे मैक्सिमम करंट। बोलो, शॉर्ट सर्किट पे मैक्सिमम करंट। क्लियर है क्या? शॉर्ट सर्किट होगा। अगर मैं कनेक्ट ना करूं तो अभी बहुत सारा निगेटिव चार्ज इस प्लेट पर क्रिएट हो जाएगा और यहां पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच वोल्टेज क्रिएट होगा। हाँ, तो आप VOC बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होगा? जब सर्किट ओपन होगा तो वोल्टेज क्रिएट होगा। और मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया हमने, मतलब बल्ब लगा दिया, तब क्या होगा? तो बल्ब लगाने के बाद जो करंट क्रिएट होगा, क्या वो ISC से थोड़ा कम करंट होगा और यहां पे कुछ वोल्टेज यहां पे ड्रॉप हो जाएगा, तो इस दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनाते हैं इसमें कोई बाइसिंग वाइसिंग नहीं लगाते, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा चार्ज करंट मूव नहीं करना। जितना डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना सफिशियंट होता है इसको निगेटिव बनाने के लिए, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता जाता है। तो सोलर सेल नो बाइसिंग पे काम करता है। इसमें क्या सोलर सेल में कोई बैटरी भी लगाते हो क्या? तो लगाते तो है, लेकिन वो बैटरी चार्ज करते हुए। सोलर सेल में कोई बैटरी थोड़ी नहीं देते कि सोलर सेल काम करे। तो सोलर सेल कैसे कनेक्ट करते हैं? नो बाइसिंग पे कनेक्ट करते हैं। ये देखो, ये है आपका करंट, ये आपका वोल्टेज। ठीक है, तो यहां पे जो सोलर सेल बनता है एक्चुअल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एलईडी बना था फॉरवर्ड बाइस में। हाँ सर, इसमें आपका वो बना था, क्या कहते हैं, फोटो डायोड बना था। हाँ सर, फोटो डायोड बना था। तो सोलर सेल इसमें बना लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, सोलर सेल फोर्थ क्वाड्रेंट में बना देते। और जब करंट मैक्सिमम मिला था उस समय वोल्टेज कितना था? तो करंट जब मैक्सिमम था ना, ISC शॉर्ट सर्किट करंट, तो उसमें वोल्टेज कहां क्रिएट हुआ था? अचानक से मैक्सिमम करंट बहा था। और जब वोल्टेज OC था, ओपन सर्किट वोल्टेज था, उसमें करंट बताइए। तो ये देखिए, वोल्टेज जब मैक्सिमम था, जब ओपन सर्किट वोल्टेज था, ये वाला वोल्टेज, जब सर्किट आपने ओपन रखा था, जब सर्किट ओपन रखा था उस समय जब वोल्टेज क्रिएट हुआ था VOC, उस समय करंट कितना था? सर करंट तो 0 था, उसमें करंट कहां बह रहा था? तो देखो, जब VOC वोल्टेज होगा तो करंट क्या होगा? 0। और जब करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज 0 होगा। फिर थोड़ा करंट बहेगा, मान लो कि थोड़ा करंट है, थोड़ा वोल्टेज है, उस पर करंट बहेगा, थोड़ा कम बहेगा। ये इस तरह का ग्राफ बनता है। अब ये इसको याद रखना। इसका एक बार स्टार बता देता हूं आपको, ताकि चारों चीजें आपको एक साथ याद रहे। आपने 4 इंस्ट्रूमेंट पढ़े मोटा मोटा, एलईडी, सोलर सेल, जेनर डायोड एंड फोटो डायोड, ये 4 पढ़े। और बहुत खूबसूरत तरीके से एक एमा स्टार ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, शायद मेड इजी में भी होगा, है ना? क्या एक ही ग्राफ में सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे एक साथ शुरू होगा, सब खत्म। देखिए, टक दिन दिन दान चिंटान फिंचोन, खत्म। ऐसे लाइन खींचना है। ये आपका क्या है? ये आपका है जेनर डायोड। यही तो है, कोई भी करंट इसमें फ्लो करा लो, कोई भी करंट, ये देखो, कोई भी करंट फ्लो करा लो इस पे, एक ही जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज पे। तो ये आपका जेनर डायोड, जेनर डायोड। ये आपका फोटो डायोड, ये आपका सोलर सेल, ये आपका एलईडी। बताइए चमका कि नहीं? हेलो गाइस, चमका कि नहीं? नहीं है? क्या बात कर रहा है, बताओ चमका कि नहीं? तो लाइन खींचेंगे सब खत्म। यस, बताइए चमका कि नहीं? ये ग्राफ नहीं है तो बना ले। एक ग्राफ में सारा समा गया कि नहीं समा गया, बताओ। ऐसे कैसे नहीं यार, मेरे में तो सेमीकंडक्टर ही नहीं है। अब बता, ले लो, ताकि मेरे में तो सेमीकंडक्टर ही नहीं है। ये ग्राफ बना ले भाइयों, नहीं है। बताओ, क्लियर? चलो एक दो फटाफट सवाल करें। ये सवाल नीट का पूछा हुआ है। द गिवन ग्राफ VI कैरेक्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताइए,
इट्स आईवी कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ सोलर सेल वेयर पॉइंट ए, सोलर सेल का ही तो है, पॉइंट ए रिप्रेजेंट तुम्हारा वोल्टेज ना, ये देखो वोल्टेज एक्सिस, ए वोल्टेज रिप्रेजेंट ओपन सर्किट वोल्टेज एंड बी शॉर्ट सर्किट करंट, यही सही है। सोलर सेल पॉइंट ए एंड बी रिप्रेजेंट ओपन सर्किट वोल्टेज एंड करंट, ए रिप्रेजेंट ओपन सर्किट वोल्टेज एंड करंट, नहीं ओपन सर्किट में करंट कैसे जाएगा, ओपन सर्किट में वोल्टेज होगा एंड शॉर्ट सर्किट में करंट होगा, ये तो समझाया आपको। देखिए शॉर्ट सर्किट में करंट होगा ना, शॉर्ट सर्किट में करंट होगा ना। इट इज फॉर द फोटो डायोड एंड पॉइंट ए एंड बी रिप्रेजेंट, फोटो डायोड का है नहीं, एलईडी का है नहीं, सोलर सेल का है। लो भैया क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, LED is connected to form a PN junction diode using GSP. The energy gap is 1.9 electron volt. Then wavelength of the light emitted be equal to, अरे भाई सीधा सा तुम्हें इलेक्ट्रॉन एनर्जी दिया हुआ है, तो E बराबर SC बाई लेमडा, और लेमडा इज इक्वल टू होगा SC बाई E लिख ले। तो SC अगर तुम 12400 एंगस्ट्रम लिखते हो, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखो, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा कर दो 12400 बटा 1.9, 12400 बटा 1.9, बासठ 26 आ रहा है, नहीं नहीं 65 26 आ रहा है, ये तो होगा नहीं। इसमें से कौन सा होगा देखो, -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैंसिल हो जाएगा, तो -11 का कोई मतलब नहीं है ना। नैनोमीटर 654 नैनोमीटर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, आसान है भाई, कर लीजिए ना, ये तो कराया हुआ है मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक मीटर बहुत सारे, ये करिए। नेक्स्ट देखिए, PN junction photodiode photo cell, the value of photoelectric photomotive force produced by the monochromatic light proportional to, in PN junction photo cell, in PN junction photo cell, value of photo electromotive force produced by monochromatic light is proportional to the barrier voltage of the PN junction, the intensity of the light falling on the cell, the frequency of the light falling on the cell. इसका क्या होगा जरा सोचो तो, क्या कह रहे हैं, इन PN junction photo cell the value of photo electromotive force produced by the monochromatic light is proportional to, जितना ज्यादा चार्ज के लिए जमा होगा उतनी ज्यादा निगेटिविटी बढ़ेगी। देखना जरा ध्यान से क्या आ रहा है, इन PN junction photo cell बताइए क्या लग रहा है, चलिए मेरे हिसाब से दूसरा होगा, बी ही होगा। 80% लोगों ने बी दिया है सर, लेकिन जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल तो इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी तुमको इतना समझाया मैंने, PN जंक्शन फोटो सेल जो है मतलब फोटो डायोड, सिंपल डायोड, द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वो जितनी ज्यादा चार्ज इकट्ठा होगा उससे आएगा, और चार्ज किससे आएगा, जितनी ज्यादा फोटोन गिरेंगे उतनी ज्यादा चार्ज बनेगा, वही तो चार्ज क्रिएट होगा। वही तो चार्ज क्रिएट होगा। In the case of forward biasing PN junction, which of the following figure correctly depicts the direction of flow of the carrier? In the case of forward bias PN junction,
बीच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कैरी। अच्छा, फॉरवर्ड बाइस में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जो मूवमेंट होता है वो किस तरीके से होता है? कौन सा सही डायग्राम है? कौन सा सही डायग्राम है? In the case of forward biasing, in the case of forward biasing, in the case of forward biasing, जो इधर होल है भाई, होल कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, होल कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, होल कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, होल कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैसे। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में करंट कैसे फ्लो करेगा वो देखो। ओह, डिफ्यूजन में करंट कैसे फ्लो करेगा देखो। डिफ्यूजन में क्या होता है? होल आगे जाएगा, इलेक्ट्रॉन पीछे। ये तो गलत है, होल पीछे नहीं जाएगा, ये मेरे हिसाब से सही होगा। होल पीछे, इलेक्ट्रॉन बक, ये निगेटिव चाहे तो इलेक्ट्रॉन को दे धक्का होगा, दूसरा ऑप्शन है। चौथा कैसे आएगा जरा बताना। जब डिफ्यूजन हो रहा है तो निगेटिव टर्मिनल यहां पे है, तो ये निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को तो ऐसे धक्का मारेगा दूर। और डिफ्यूजन में, फॉरवर्ड बाइस में डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन में इलेक्ट्रॉन और होल रिकंबाइन होगा। तो कैसे रिकंबाइन होगा? जब इलेक्ट्रॉन होल दूर भागेंगे कि कौन है ये? 44% लोगों ने गलत दिया, सिर्फ 30% लोगों ने सही जवाब दिया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ द पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ऑब्वियस सी बात है, बैरियर पोटेंशियल इस बात पर डिपेंड करता ही है ना कि कैसा सेमीकंडक्टर है, गैलियम आर्सेनाइड है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। अमाउंट ऑफ डोपिंग, हाँ जितनी ज्यादा डोपिंग करेगा उस पर भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट और रिकंबाइंड होता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 1 2 3 तीनों सही है, चौथा आएगा आंसर। उसमें चौथा आएगा आंसर। बैरियर पोटेंशियल ऑफ द पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन किस तरह का सेमीकंडक्टर है, कितनी डोपिंग करी है, टेम्परेचर, इन सब पे डिपेंड करता है। अच्छा, आपको इस चैप्टर में ना ट्रांजिस्टर के सवाल मिलेंगे, याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर नॉट इन सिलेबस, ट्रांजिस्टर बिल्कुल ही हटा दिया गया। मतलब रोलिंग मोशन में तो थोड़ा डाउट भी है। ट्रांजिस्टर नॉट इन सिलेबस, एक भी सवाल आपको ट्रांजिस्टर के नहीं करने, एक भी सवाल आपको ट्रांजिस्टर के नहीं करने, एक भी सवाल नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने, ठीक है। एक भी सवाल आपको ट्रांजिस्टर के नहीं करने, ठीक है। और जो समरी लेक्चर की बात हुई थी ना बेटा, तो 2 चैप्टर, एक ईएमआई और एक ईएम वेव, मैंने रिकॉर्ड किए हुए थे लास्ट ईयर का, वो वाला तुमको मैं देता हूं, है ना। और फटाफट इस मतलब अभी मैं एसी का और वेव ऑप्टिक्स का और जो रिमेनिंग चैप्टर होगा जो मैंने लास्ट ईयर नहीं दिए होंगे वो इस बार रिकॉर्ड करके देता हूं। देखो भाई, सिलेबस सेम है, कंटेंट सेम है, सब कुछ सेम है, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो ईएमआई मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है ना, और ईएम वेव सेम सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, उसी इंटेंसिटी से। 1.5 घंटे का लेक्चर ये होगा, 1.5 घंटे का लेक्चर ये होगा, ये लेकर। और बाकी मैं समय निकाल के ये सब करता हूं ना, तब तक मेरी तबियत भी ठीक हो जाएगी बेटा। तो ये दोनों लेक्चर, समरी लेक्चर मैंने रिकॉर्ड खुद किए हुए हैं, समरी लेक्चर मैंने खुद की रिकॉर्ड किए हुए हैं। समरी लेक्चर के हिसाब से ईएमआई और ईएम वेव मैं कल आपका डलवा दूंगा, प्लीज देख लीजिए, एक ही चीज है, कोई भी अंतर नहीं है। ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ नया कर दूंगा मैं, जो सिलेबस में है, ठीक है। और एसी, वेब ऑप्टिक्स और जो भी बचा हुआ चैप्टर है ना, वो मैं रिकॉर्ड करके आपको देना शुरू करता हूं, जो नहीं है वो मैं रिकॉर्ड करता हूं, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद एक बचा हुआ था आपको रेनवो। चलो रेनवो समझ लेते हैं, बड़ा आसान है। रेनवो में होता है डिस्पर्स रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन
देन इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन डज नॉट मीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब अंदर में रिफ्लेक्ट हो जाता है, नॉट टीआईआर। अगर बोले कि रेनबो में टीआईआर होता है क्या, तो बोलेंगे नो, नो टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन रेनबो। तो दोनों बात जल्दी फटाफट बताइए, टीआईआर और रिफ्लेक्शन में फर्क है कि नहीं, बताइए, दोनों में फर्क है कि नहीं? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों में फर्क है कि नहीं? तो टीआईआर तो बेटा वो हो गया टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो नहीं होता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए सन है और सन से लाइट निकलता है, बारिश के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो ट्रैप हो जाते हैं एयर एनवायरमेंट में। वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। अब मान लो सन से व्हाइट लाइट आया, व्हाइट लाइट इस पे फॉल किया। अब व्हाइट लाइट जब भी फॉल करेगा तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है। लेमडा जितना ज्यादा म्यू उतना कम, और म्यू जितना कम डेविएशन उतना कम। तो यहां पे जब ये रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा यहां पर, लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो जैसे ही लाइट का यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन से सबसे ज्यादा डेविएशन होगा आपका ब्लू का, वॉयलेट का, और सबसे कम होगा रेड का। तो रेड कलर आपका यहां पहुंचेगा, रेड कलर डेविएट होकर यहां पहुंचेगा, उसके नीचे आपका पहुंचेगा ऑरेंज, लिख लो इधर, उसके जस्ट नीचे पहुंचेगा आपका येलो, उसके जस्ट नीचे पहुंचेगा ग्रीन, उसके जस्ट नीचे पहुंचेगा आपका वॉयलेट। तो इस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा। क्लियर है क्या? तो यहां पे क्या हो गया, रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्सन। डिस्पर्सन प्रिज्म में आपने पढ़ा था, क्या होता है डिस्पर्सन, कलर का फैल जाना। तो डिस्पर्सन में सारे कलर का डेविएशन अलग अलग होता है, जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा उसका सबसे कम म्यू, जिसका सबसे कम म्यू उसका सबसे कम डेविएशन। तो किसका डेविएशन सबसे कम होता है, रेड का कि वॉयलेट का? डेविएशन किसका कम होता है बताओ, रेड का या वॉयलेट का? रेड का या वॉयलेट का? डेविएशन सबसे कम किसका होगा, रेड का या वॉयलेट का? सबसे कम डेविएशन बताओ, सबसे कम डेविएशन किसका होगा? रेड का होगा। बताओ क्यों रेड का होगा? क्यों? रेड की म्यू सबसे ज्यादा है, सॉरी रेड की लेमडा सबसे ज्यादा है, तो म्यू सबसे कम, तो कम डेविएशन। अब क्या होगा, यहां पे आएगा इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्रैक्शन भी होगा, लाइट बाहर भी चला जाएगा। लेकिन ज्यादातर लाइट यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो लाइट मान लीजिए यहां पहुंचा रेड, ऑरेंज आपका यहां पहुंचा रिफ्लेक्ट होके, येलो आपका यहां पहुंचा, ग्रीन आपका यहां पहुंचा, वॉयलेट आपका यहां पहुंचा। अब जब ये सारी कलर यहां पे पहुंची तो यहां पे फिर से होता है रिफ्रैक्शन, और ये रिफ्रैक्ट होके लाइट आपकी आंखों में पहुंचता है, आपकी आंखों में पहुंचता है। देखिए आपकी आंखों में पहुंचा, तो आपको क्या दिखेगा ऊपर, तो हमें दिखेगा सबसे ऊपर रेड कलर, फिर हमें नीचे दिखेगा ऑरेंज कलर, और फिर हमें नीचे दिखेगा येलो कलर, फिर उसके नीचे दिखेगा ग्रीन कलर, फिर उसके नीचे दिखेगा वायलेट कलर। इस तरीके से हमें सातों कलर के कॉम्बिनेशन दिखेंगे और ये हमें रेनबो अपीयर होगा। रेनबो टेढ़ा क्यों होता है, तो वाटर ड्रॉप स्फेरिकल होता है। तो ये यहां से हमको ये देखो ऐसे रेड दिखे, ये रेड, ये तुम्हें ऑरेंज, ये तुम्हें देखो ऑरेंज, ये तुम्हारा येलो, ये तुम्हारा येलो, ये तुम्हारा ग्रीन,
और ये तुम्हारा वायलेट, ये ऐसे देखिए, ये है तुम्हारा रेनबो, ये तुम्हारा रेनबो, देखो ये रेनबो, इसको कहते हैं 1 डिग्री रेनबो। सर यहां पे आपने रिफ्लेक्शन कराया था, इंटरनल रिफ्लेक्शन कराया था, तो यहां भी तो रिफ्लेक्शन होगा थोड़ा, हाँ यहां भी रिफ्लेक्शन होगा, यहां पे रिफ्लेक्शन होगा तो रेड पहुंचेगा यहां, ऑरेंज आपका पहुंचेगा यहां, ग्रीन पहुंचेगा यहां, येलो पहुंचेगा यहां, वायलेट पहुंचेगा यहां, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। और यहां से जब ये लाइट निकलेगा तो रेड यहां से निकलेगा, देखो रेड ऐसे निकलेगा रिफ्लेक्ट होके, ऑरेंज ऐसे आएगा, येलो ऐसे आएगा। कई बार आपको कलर इस ऑर्डर में भी दिखते हैं और कई बार कलर आपको इस ऑर्डर में दिखते हैं। अब यहां पे ये वाला लाइट किसी आंखों में पहुंच रहा होगा और तो कहेगा यार कलर का कॉम्बिनेशन रेड नीचे हो और ऊपर हो तोहर ऑरेंज, ओकरा ऊपर हो पियर का और ऊ ढकल हो हरियरका से और सबसे ऊपर हो बैगन कलर, ई कैसे भेलो? तो ये सेकेंड डिग्री रेनबो हो गया। सेकेंड डिग्री रेनबो कैसे बनता है? सेकेंड डिग्री रेनबो कैसे बनता है? सेकेंड डिग्री रेनबो बनता है 2 रिफ्लेक्शन से, और रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है। यहां पे एक ही रिफ्लेक्शन हुआ है, फर्स्ट इंटरनल रिफ्लेक्शन, फर्स्ट इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है यहां पर, और उसके बाद ये लाइट यहां पहुंचा, यहां से रिफ्रैक्ट होकर यहां पे आया। 1 डिग्री में रेड ऊपर, 2 डिग्री में रेड नीचे। ब्लू इज मिसिंग तो बना लेना, बीच में ब्लू भी है। अच्छा रेनबो कलर आप जैसे मोबाइल के थीम में भी रेनबो सर्च करोगे तो रेनबो रेड ऊपर आता है, देखो रेड ऊपर आया हमारा। अच्छा इसमें इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट ऑर्डर की सेकेंड ऑर्डर की? फर्स्ट ऑर्डर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, हायर इंटेंसिटी। ये बहुत हल्का दिखता है आसमान में, भाई थोड़ा बहुत इंटेंसिटी जो फर्स्ट ऑर्डर के बाद बचेगा तभी तो सेकंड ऑर्डर में बनेगा। तो इंटेंसिटी ज्यादा किसकी होगी? फर्स्ट ऑर्डर की, ऑफ कोर्स ज्यादा होगी। फर्स्ट ऑर्डर की ऑफ कोर्स ज्यादा होगी, होनी भी चाहिए। लाइट कब इसलिए है क्योंकि वो बेटा स्फेरिकल ड्रॉप है ना, इसीलिए लाइट भी स्फेरिकल जैसे बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्कैटरिंग समझिएगा थोड़ा। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग होता है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन कई बार इसके एप्लीकेशन में सवाल आए हैं। स्कैटरिंग होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल एंड री-emits in all direction is called scattering, is called scattering, is called scattering। और जो स्कैटरिंग होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। स्कैटरिंग होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। Scattering is inversely proportional to wavelength. Scattering is inversely proportional to wavelength. Scattering is inversely proportional to wavelength. जो scattering होता है वो inversely proportional to wavelength होता है। जितना वेवलेंथ कम होगा स्कैटरिंग उतना ज्यादा होगा। जैसे आपको सुबह सुबह दिन में ब्लूइश कलर दिखता है आसमान का, क्योंकि ब्लू का वेवलेंथ सबसे कम तो स्कैटरिंग सबसे ज्यादा, तो ब्लू कलर एयर मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो री-emit होता है, रेड एब्जॉर्ब होता नहीं, तो आसमान हमको ब्लू दिखता है। सुबह सुबह क्या होता है, आसमान हमको रेडिश दिखता है। रेडिश क्यों दिखता है? रेडिश क्यों दिखता है? क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है?
ब्लू का, तो ब्लू एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ब्लू क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। और सुबह सुबह लाइट को बहुत दूर चलना है, सुबह सुबह सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दिन में तो पास में होता है। तो पहले ही तुम्हारा ब्लू कलर स्कैटर्ड हो गया, तो छट गया, वो अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए रेडिश हमको दिखता है। तो मॉर्निंग में हमको कैसा दिखता है, रेडिश, और दिन में हमको दिखता है ब्लूइश। दिन में हमको दिखता है ब्लूइश। अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, ब्लू कलर स्काई का क्यों दिखता है? द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑफ कोर्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? बताओ जी, ये देखो इसमें क्या होता है, जल्दी बताओ। इसमें सॉरी, इसमें होता क्या है ये बताओ। तो ब्लू कलर इसलिए दिखता है क्योंकि दिन में ब्लू दिखता है, और ब्लू का सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग इज मैक्सिमम फॉर, स्कैटरिंग इज मैक्सिमम फॉर ब्लू, इज मैक्सिमम फॉर ब्लू, मैक्सिमम फॉर ब्लू, स्कैटरिंग इज मैक्सिमम फॉर ब्लू, स्कैटरिंग इज मैक्सिमम फॉर ब्लू। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, द ब्रिलियंस रेड कलर ऑफ द राइजिंग एंड स्कैटिंग ऑफ सन। जब सन उगता है और डूबता है, ब्रिलियंस मतलब चमकना रेड कलर का, और राइजिंग एंड सेटिंग द सन इज ड्यू टू अगेन स्कैटरिंग। बोला ना वो ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ब्लू पहले ही छट जाता है, इसलिए रेड हमको आंखों तक दिखाई देता है। Assertion, blue color of the sky appear due to the scattering of the light. Reason, blue color has shortest wavelength among the all color of white light. Yes, true. और scattering मतलब both are true. And the correct explanation, correct explanation, both are true, both are true. बताओ क्यों? क्योंकि क्योंकि ब्लू कलर ऑफ द स्काई अपियर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सही बात है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। एंड ब्लू कलर ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसलिए स्कैटरिंग उसका सबसे ज्यादा होता है। सही एक्सप्लेनेशन भी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट, ये नीट 2013 में सवाल पूछा था, ये वाला, ये नीट 2013 में पूछा था। ये देखो एक बार, चलो क्या है, पिक द रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट विथ रेनबो। ये नीट 2013 का है, उसके बाद से रेनबो के एक भी सवाल नहीं है। क्या है, पिक द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर आपको ढूंढना है। When the light rays undergoes two internal reflection, टोटल इंटरनल नहीं है, सिंपल इंटरनल, इंटरनल लिखेगा तो सही है, टोटल इंटरनल गलत होता है। इन अ वाटर ड्रॉप एंड सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म, टू इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ वाटर ड्रॉप देन सेकेंडरी रेनबो फॉर्म, द ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स्ड इन द सेकेंडरी रेनबो, ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन इट इज फ्रंट is towards the sun. Observer can see a rainbow when he is front towards the sun. Rainbow is combined effect of dispersion, refraction and reflection of the light. Oh wow. चलो कितने देर का समय दो? 60 सेकंड का समय देता हूं, जल्दीबाजी मत करना। 60 सेकंड का समय देता हूं, जल्दीबाजी मत करना। बता। अरे बाप रे, 60 सेकंड का समय दिया, जल्दीबाजी मत करना।
चलिए बताइए क्या लग रहा है, गलत पूछा है, गलत गलत पूछा है, तो मेरे हिसाब से सी आंसर होगा। 78% लोगों ने किया जवाब, वाह गजब यार, 78% लोगों ने सही जवाब दिया, मतलब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मतलब 12th के सिलेबस का लास्ट क्वेश्चन था ये, और बढ़िया जवाब दिया। रेनबो इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन, बोला नहीं, लाइट डिस्पर्सन होता है, फैल जाता है, और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, तो ये तो सही है। और द ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स इन सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो कलर रिवर्स हो जाता है। व्हेन द लाइट इज अंडरगोस टू इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन इन अ वाटर ड्रॉप, सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म। देख तो क्या लिखा है यहां, दो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दो रिफ्लेक्शन हुए कि नहीं हुए, देखो दो रिफ्लेक्शन हुए कि नहीं हुए, मतलब ये भी तुम्हारा सही है। अब ये रॉन्ग, ये तुम्हारा गलत क्यों है? एन ऑब्जर्वर कैन सी ए रेनबो व्हेन इज फ्रंट टुवर्ड्स द सन। अबे सन की तरफ देखो तो थोड़ी ना रेनबो दिखाई देगा, सन के अपोजिट देखो तभी तो लाइट उधर से रिफ्रैक्ट होकर आएगा। देख यहां पर, देख यहां पे, क्या तू सन की तरफ देख रहा है, इधर देगा तो कहां से रेनबो दिखाई देगा, यहां पे रेनबो दिखाई देगा ना, लाइट ऐसे वाटर ड्रॉप पे गया और इधर आया, तो तुम वेस्ट की तरफ देखते हो तब तो सन दिखाई देगा ना, सन के अपोजिट देखोगे ना। है ना, किधर देखोगे, सन के अपोजिट देखोगे ना भाई साहब, सन के अपोजिट देखोगे ना। एक्सपेरिमेंटल स्किल में जो चीजें हैं वो साथ साथ चैप्टर वाइज ही हो गई है। जैसे एक्सपेरिमेंटल स्किल में है लिस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज, तो हो गया वहां पर, वही तो एक्सपेरिमेंटल स्किल में, अलग से कुछ नहीं है। सोनोमीटर वायर है तो 11th क्लास के वेब में पढ़ा दिया, नहीं पढ़ा दिया तो पढ़ाऊंगा रिवीजन में। सोनोमीटर वायर है तो जो जो पर्टिकुलर चीज है वो अलग से नहीं है, वो चैप्टर का ही है। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज है, सोनोमीटर वायर है, और वो भी इंस्ट्रूमेंट वही है जो आपको चैप्टर के साथ पढ़ना, अलग से नहीं है। तो कितने लोगों ने बेसिक मैथ, यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर कर लिया है? और अगर आपको मैंने इतनी मेहनत से लेक्चर 6-6 घंटे का रिकॉर्ड करके दे दिया है, और अगर आप उसको नहीं देखते, कहते हैं फिर पढ़ाइए तभी देखेंगे, तो याद रखिए जी डैडी जी कर लिए और आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। कितने लोगों ने एटलीस्ट बेसिक मैथ, अगर मैं पोल कराऊं, कितने लोगों ने, और सबसे बड़ा होता है यही सेक्शन, बेसिक मैथ तो हर चैप्टर में यूज होता है बेटा, कितने लोगों ने बेसिक मैथ, वेक्टर, यूडीएम देख लिया है? क्योंकि यही तो सबसे बड़ा हेडल है, ये तो सबसे ज्यादा टाइम खाता है। अगर तुमने ये देख लिया है, कितने लोगों ने इसमें से एटलीस्ट दो देख लिया है, या 60-70% पार्ट कंप्लीट कर लिया? कितने लोगों ने कर लिया बताइए? यस, मोर देन 50% कंप्लीट है, मोर देन इसका 50% कंप्लीट है, और ऑप्शन बी नहीं देगा। आपके बैच में दिया है ना, किसी और बैच में तो नहीं दिया है? बताइए फटाफट, 30 सेकंड का पोल है मात्र। मोर देन 50% या तो 50% है या उससे ज्यादा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसिक मैथ देखा है तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं देखने का, कम से कम आधा वेक्टर तो देख लेते, या बेसिक मैथ वेक्टर देख लिया तो मोर देन 50 हो गया, वेक्टर यूडीएम देख लिया तो मोर देन 50, या बेसिक मैथ यूडीएम देख लिया तो मोर देन 50। हो सकता है कि एक आध चैप्टर छूट गया हो। कितने लोगों ने देख लिया बताइए? यस, मोर देन 50% कितने लोगों का है? इतना कंप्लीट है तो मैं कंप्लीट मान सकता हूं, क्योंकि समय भी कम मिलता है ना। देखते हैं। ओ भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑलमोस्ट 80% लोगों ने देख लिया, 20% लोगों ने नहीं देखा है। सोचो तुम कहां रह गए। ठीक है, यहां तक देख लिया है, इससे आगे हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे, और रिवीजन ऐसे आपको दो पार्ट में चलेगा। 12th रिवीजन, उसमें दो पार्ट होगा, एक समरी लेक्चर पार्ट
दूसरा बोर्ड वाला पार्ट, और तीसरा मिस्टर फिजिक्स। ये क्या है? यही तो है, कटोरा थाम के बैठे मिस्टर फिजिक्स आ रहा है, सब कटोरा फाड़ देगा। कटोरा थाम के बैठे, थाम के बैठे, एकदम कटोरा थाम के बैठे, आ रहा है मिस्टर फिजिक्स। इसका मिस्टर फिजिक्स नाम क्यों रखा है? क्योंकि मिस्टर फिजिक्स मतलब फिजिक्स का मिस्टर, और एमआर भी आ गया, दोनों आ गया इसमें। तो आपका समरी लेक्चर पहले भी दे चुके हैं 3-4 चैप्टर के, और 3-4 चैप्टर के जो पिछले साल रिकॉर्ड किए थे वो देंगे, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, और 4-5 चैप्टर के नया रिकॉर्ड करेंगे। इसमें कोई वो मैं दो राय वाली मतलब लेपापोती वाली बात नहीं है, जो सच है वो बताता हूं। और भरोसा करो मास्टर पे, ऐसा नहीं कि अभी कई बच्चे अभी का इसी साल का, और अभी के अभी इसी कम बाल में और इसी जैकेट में रिकॉर्ड करो, क्या उससे ज्यादा समझ आ जाएगा? तो कंटेंट के मतलब है से मतलब है कि इसी साल इसी समय, क्या पंडित जी ने बोला है पिछले साल का लेक्चर देखो, वो तो सिलेक्शन नहीं होगा, साले जूता लेके मारूंगा। और क्या गुस्सा दिला देता है, गुस्सा दिला देता है। कह रहा है कि सर जी ये जैकेट तो आपको पिछला साल वाला है, ये लेक्चर सुनना चली गुरु जी, ये तो पिछला साल वाला जैकेट है, इस साल वाले जैकेट में लेक्चर दो। अलग लेवल है यार तुम्हारा। तो समरी लेक्चर मैंने 3-4 चैप्टर के दे चुका हूं, 2-3 चैप्टर के पिछले साल वाला रिकॉर्ड कराऊंगा, दूंगा, और कुछ इस साल का दूंगा, ये ठीक है। उसके बाद बोर्ड पीवाईक्यू, इसमें भी पूरी कंसेप्ट, पूरी थ्योरी और बोर्ड के पीवाईक्यू रिवाइज होंगे, तो अपने आप में पूरा रिवीजन है। उसके बाद तो मिस्टर फिजिक्स आ ही रहा है, दिल थाम के बैठे मिस्टर फिजिक्स आ रहा है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं आगे 11th रिवीजन। 11th रिवीजन, तो 11th रिवीजन में ऑलरेडी 3 चैप्टर डन है। अब तुम बोलोगे कराओ कराओ कराओ, तो मैं करा दूंगा भाई, मैं तो तुम्हारा नौकर हूं, करा दूंगा। अब क्या करूंगा, रोके धोके करना है, लेकिन इससे क्या फायदा होगा तुम मुझे बताओ ना, इससे क्या फायदा होगा? ये मैंने क्या इसी साल रिकॉर्ड किए? हाँ सर इसी साल का है। क्या इसमें पूरा कंटेंट है? पूरा कंटेंट है, लेकिन सर इसमें 4-4 5-5 घंटे के लेक्चर है, तो 1 मिनट में जादू तो मैं कर नहीं सकता हूं, ये भगवान ने मुझे शक्ति दी नहीं है। तो 3 चैप्टर ऑलरेडी डन है, ये रहा आपके सामने। उसके बाद हम रिवाइज करेंगे, एक तरफ चलेगा ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन से आगे की तरफ, और 1D से आगे की तरफ, कुछ ऐसा कर लेंगे। ये मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से हम करेंगे। ये आपका 11th का रिवीजन चलेगा, ठीक है ना। और प्लानर मुझे बनाना है, मैं आपको जल्दी शेयर कर दूंगा, क्योंकि इसमें यकीन 2.0 प्लस लक्ष्य 1, इन दोनों को मर्ज करके कराऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है, बहुत अच्छे से रिवीजन करा दूंगा, ठीक है, ठीक है। लाइव ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं देंगे रिकॉर्डेड, लाइव ले लेंगे, ठीक है। और क्लासेस चलती रहेंगी जैसे आपकी चल रही थी, मैं बता दूंगा। 1D से जैसे मैं इसमें सोच रहा था ना कि एकदम सीक्वेंस में चलने से अच्छा है, क्या तो ग्रेविटेशन से शुरू करो और इसको भी आगे लेते चलो, और 1D से शुरू करो, इसको भी आगे लेते चलो, कुछ ऐसा कर लेंगे, जो भी है करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है। तो 11th में 3 चैप्टर आपका हो चुका है, बाकी बात यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। 12th में समरी लेक्चर 4-5 चैप्टर का मैं दे चुका हूं, जो बचा हुआ वो दूंगा। बोर्ड के पीआई का पीडीएफ मैंने पूरा दे दिया है, सॉल्यूशन कराऊंगा, और मिस्टर फिजिक्स। तो भाई 12th का भी पूरा जुगाड़ कर दिया है, 11th का भी पूरा जुगाड़ कर दिया है, अब आपको पढ़ने की देरी है, नहीं पढ़ेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं। और वैसे भी एक और बात बताऊं, पढ़ना शुरू कर दे, नहीं तो अभी मैं पोल करा दूंगा ना, तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। पोल क्या कराऊंगा पता है? क्रैश कोर्स के लेक्चर मैंने डलवा दिए थे लक्ष्य में, कितने लोगों ने देख लिया? तो 40% लोगों ने देख लिया होगा भाई, वो आगे हो गए। पर ये तो गलत किया, क्यों दे दिया? जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। सॉरी, सुनने में अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन जो घिस रहा है, जो पढ़ रहा है, वेल डिजर्व,
वेल डिजर्व। ठीक है, पढ़िए। हमेशा हम चमत्कार की तलाश में रहते हैं, वो होता नहीं है, मेहनत से सिलेक्शन होता है, बहुत सारे लोगों ने देख लिया। देख ले कमेंट में भी। दिक्कत हो जाएगी भाई। हाइजन सा रिफ्रैक्शन तो बोर्ड के पीवाई क्यों करा दूंगा। एक बच्चा कमेंट कर रहा है हाइजन से, वो हाइजन वेव थ्योरी से हमने रिफ्लेक्शन को प्रूव नहीं किया था क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। ठीक है, वो बोर्ड में ही काम आता है बस। तो बोर्ड का पीवाई क्यू में वो सवाल आया होगा, मैं करा दूंगा। नीट में प्रूफ कराना है, प्रूफ है हाइजन थ्योरी से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करिए। प्रूफ है वे, बोर्ड के थ्योरी के अकॉर्डिंग काम आएगा, वो करा दूंगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो कॉल में सेटिंग खराब है इसका, तो मैं कर भी दूंगा तो तुम दिख पाओगे लेकिन कनेक्ट नहीं होगा, तो मैं कर दूंगा। पहले एक बार सेटिंग ठीक कर लेता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलिए, गजब चोमू है ना, कह रहा हूं पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा तो अभी फालतू बकवास कर रहा है। ठीक है भाई।